चंद्रयान ने क्या तस्वीरें भेजी हैं ये देखते हैं। ये चांद की पहली तस्वीर है जो चंद्रयान-3 के लैंड होने के बाद चांद से भेजी गई है। आप देखिए चांद में गड्ढे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, इनका भी रहस्य खुलेगा। ये भी जान पाएंगे हम कि इसके अंदर क्या है, ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हमको चांद में मिल सकते हैं। ये भी जानेंगे हम कि चांद पर क्या हम रह सकते हैं, चांद पर हम क्या कोई स्टेशन बना सकते हैं। आप अपनी बात कह रहे थे, कंप्लीट करिए। चांद पर कैसे रहा जा सकता है? हाँ, तो हम वहां तक आ गए थे जहां पर हम चांद पर ऑक्सीजन का क्रिएशन, उसकी सॉइल को, रेगोलिथ को हीट करके बना देंगे, उसको गर्म करके बना देंगे और फिर हम कुछ मैग्नेट लगा करके जो है उसकी कक्षा में लगा करके हम उसका वायुमंडल नष्ट होने से बचा पाएंगे। फिर एक जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो जो चांद की मिट्टी है, हमें उसको उपजाऊ बनाना होगा और उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें कुछ विशिष्ट केमिकल कॉम्पोजिशंस ले जाने पड़ेंगे जिससे वहां पे हम खेती कर सकें। अगर हम इतनी सारी चीजें कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 40 साल में या 50 साल में हम ना सिर्फ चांद पे रह पाएंगे, हम चांद पे शायद बिना किसी स्पेस सूट के रह पाएंगे। वो वाकई रहना होगा चांद पे। ऑफकोर्स चांद पे ग्रेविटी कम रहेगी तो आप जोर जोर से उछलेंगे और कम एनर्जी में चलेंगे। अच्छी बात है फिर आपको ज्यादा जब मतलब आप और वजन घट जाएगा तुरंत। हाँ, 1/6 हो जाएगा तुरंत वजन घट जाएगा। मुझे तो बहुत जरूरत है चांद पे जाने की। हम सबको जरूरत है वजन घटाने के लिए। चांद पे चलेंगे और मेरे ख्याल से फिर हमारे ब्यूटी के सैलून के पैकेज भी हो जाएंगे। चांद पे चलिए, वजन घटाइए, वापस धरती पर आ जाइए। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। दुनिया इसी तरह से चलती है, इसीलिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान पहुंच चुका है चंद्रमा पर इस वक्त। और प्रज्ञान अपना काम अब से कुछ देर बाद शुरू करेगा। बात को आगे ले जाता हूं। बात को आगे यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मैक्स मूलर का एक बयान है। जर्मन स्कॉलर थे मैक्स मूलर, जिनकी किताब को 100 साल तक चर्च के अंदर बंद रखा गया। उन्होंने भी यही कहा था, जो सत्य था, जो मैक्स मूलर ने लिखा था। चंद्रमा ही काल गणना का पहला साधन था। सूर्योदय के बाद नक्षत्रों और तारों को देख पाना, उसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। भारतीय विद्वानों ने चंद्रमा के आधार पर ही दिन, पक्ष, मास और साल की गणना की। ये मैक्स मूलर ने लिखा था। ये पुस्तक थी उनकी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये मैक्स मूलर लिख रहे थे, जर्मन स्कॉलर। इंडिया व्हाट कैन टीच अस। तो आज भारत ने जो चंद्रमा पर उपलब्धि पाई, और मैंने रक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना। उन्होंने बोला, सवाई मान सिंह जो जयपुर के महाराजा थे, राजस्थान के आसपास के इलाकों, जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और अब हमारा इसरो नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। मैं सीधे यहां से चलता हूं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव के पास। प्रोफेसर राम, मुझे बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मिशन की आपको क्या लगती है? अब हम रोवर से, प्रज्ञान से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह की जानकारी और किस तरह की चीजें? विज्ञान से जो अभी हमको मिलेगी, खनिज पदार्थों का जानकारी मिलेगी, ना केवल खनिज पदार्थों की जानकारी मिलेगी, बल्कि हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे और उनका हम कैसे दोहन करेंगे, इसका एक रास्ता खुल जाएगा, नया आयाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ जैसा आपने बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि दूरबीन की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन इसके पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था कि चंद्रमा के 2 पुत्र हैं, एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डायबोस। ये जो है फियर और टेरर, इनके नाम आखिर क्यों पड़े? ये नाम इसलिए पड़े, फियर नाम का जो चंद्रमा है मंगल ग्रह का, वो दिन में 2 बार अस्त होता है, 2 बार उदय होता है। और जो टेरर नाम का है वो एक जगह 2.5 दिन तक अड़ा रहता है। ये जो चीज है, इनको इनके नाम ऐसे क्यों रखना पड़े? इसलिए रखे कि सामान्यतः जितने भी ग्रह हैं उनके चंद्रमा पूरब से उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं। लेकिन ये दोनों श्रीमान मंगल ग्रह के पश्चिम से उदय होकर पूरब में जाते हैं। प्राकृतिक नियम का विपरीत काम करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो बड़ी गुत्थी है, ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए चंद्र पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और वहां से हम निकट भविष्य के अपने मिशन करेंगे। उन मिशन से हम इन रहस्यों का पर्दा लगाएंगे। ऐसे अनेकों हैं। सोचिए दीपक जी, हमारा जो सौर मंडल है तो वो तो एक छोटे से बुलबुले के समान ही है। हकीकत में हमारी जो आकाश गंगा है वो इतनी विशाल है, एक कोने से चला प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में आता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे तक 50,000 साल में आते हैं। इसमें 1 अरब सूर्य हैं, जैसा हमारा अपना सूर्य है। उनके चारों तरफ जो है ग्रह भी हैं, और ये सब चारों तरफ गैलेक्सी के सेंटर में घूम रहे हैं। और ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। सोचिए, ये सब जो विशाल समुद्र है, किनका? गैलेक्सीज का, उसके बारे में ज्ञान अभी हमारा इतना कम है। अगर यदि आप एक चींटी से कहें कि यहाँ से
दौर से लेकर दिल्ली तक का नक्शा बना दो, सड़क का नक्शा बना लो, शायद कुछ चींटियों की जमात मिलके बना देगी। लेकिन क्या चींटी जो है प्रशांत महासागर की गहराई नाप सकती है? नहीं नाप सकती। यही हालत आज हमारे मानव सभ्यता की है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम आज की तारीख में ये नहीं बता सकते कि हमारी आकाश की गंगा में कहाँ जीवन है, कहाँ नहीं है। तो उस दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए हमको ये छलांग चंद्रमा पर जो लगाना पड़ी है, इससे भविष्य के बहुत से उद्योग धंधे, विज्ञान के नए नए आयाम निकल जाएंगे और उसमें जो प्राथमिक भूमिका रहेगी हमारे विज्ञान की ही रहेगी। वही एक रास्ता निकालेगा। जैसे हम पहले व्यक्ति बने हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं चंद्रमा के, ऐसे प्रज्ञान भी वो पहला संयंत्र बनेगा जो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के लिए नया आयाम देगा। उसकी सफलता के लिए हम सभी मिलकर बधाई देते हैं। दीपक जी, मैं पूरा पैनल दिखाई एक बार, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें है। 1963 की तस्वीर है, प्लीज फिर से दिखाइए। 1963 की तस्वीर है, 1 मिनट का मोन्टाज है, चला देते हैं, उसके बाद आते हैं सबके पास। 1 मिनट का मोन्टाज है, प्लीज अखिल जी चला दीजिए इसे। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। तो अब देखिए 1963 की एक तस्वीर, अब साइकिल पे रॉकेट ले जा रहे हैं, उसके बाद बैलगाड़ी पे सैटेलाइट ले जा रहे हैं, और आज हमने चंद्रयान को उतार दिया।